गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने प्लेटो के बारे में या प्लेटो का जीवन परिचय देखा था, उसकी रचनाएं देखी थी, प्लेटो पर किस किस का प्रभाव पड़ा वो देखा था। उसके बाद हमने शुरू किया था कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, क्योंकि उसने अपने समय में ही देखा था कि किस प्रकार से प्रजातंत्र शासन के अंदर उसके गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। इसलिए प्रजातंत्र शासन से उसे घृणा हो गई थी और वो ये कहता था कि है ना, तो एक ऐसा आदर्श राज्य होना चाहिए जो कि इस तरह की गलतियां ना करे, या उसके अंदर आदर्श राज्य के अंदर ऐसे शासक होने चाहिए जो अपने विवेक के अनुसार शासन करें। इसके लिए उसने आदर्श राज्य की कल्पना की। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए या आदर्श राज्य की प्राप्ति किस प्रकार से होगी वो उसने अपनी रिपब्लिक में बताया है कि प्लेटो के अनुसार जो है, रिपब्लिक में उसने दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय जो है आदर्श राज्य है, और आदर्श राज्य के भवन निर्माण में उसने न्याय सिद्धांत को उसकी आधारशिला माना है तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को उसका आधार स्तंभ बताया है। आदर्श राज्य की जो बागडोर है वो दार्शनिक वर्ग के या दार्शनिक शासकों के हाथों में सौंपता है, जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं, अर्थात वे सर्वज्ञ, विवेकशील, सर्वद्रष्टा तथा परम सत गुणों से युक्त होते हैं। प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की रचना करना चाहता था जो पूर्ण रूप से एक आइडियल मॉडल हो। उसकी रचना, उसकी दृढ़ता, उसके सौंदर्य एवं उसकी आदर्शवादिता में कहीं भी किसी भी प्रकार की वह त्रुटि या कमी नहीं रखना चाहता था। आदर्श हेतु उपासना ही रिपब्लिक में उसके चिंतन का एकमात्र लक्ष्य है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में सबसे पहले है व्यक्ति और राज्य का संबंध। व्यक्ति और राज्य का क्या संबंध होगा? तो प्लेटो जो है अपने आदर्श राज्य के निर्माण का जो आरंभ करता है वो प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों से किया है। उसके अनुसार राज्य और व्यक्ति दो पर्यायवाची शब्द हैं और राज्य जो है व्यक्ति का ही विराट रूप की अभिव्यक्ति है। प्लेटो का मत था कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते, किंतु उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो उनमें रहते हैं। प्लेटो को राज्य की चेतना एवं व्यक्ति की चेतना में एकता का आभास हुआ। उसने यह भी स्वीकार किया व्यक्ति और राज्य के उद्देश्यों में न तो अंतर है और न ही उनके हितों में किसी प्रकार का विरोधाभासी है। अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही एक अच्छी राजनीतिक इकाई का निर्माण हो सकता है और अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण संभव है, ऐसा प्लेटो मानता था। अगर प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति या उसके विकास के जो चरण हैं वो हम देखते हैं कि वो कहता है प्लेटो उसका आदर्श राज्य का जो निर्माण 3 चरणों में हुआ है। पहला, प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है, और एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का काम करेगा, और राज्य की उत्पत्ति के इस प्रथम चरण में राज्य के उस वर्ग का विकास होगा जिसे प्लेटो उत्पादक वर्ग कहकर पुकारता है। तो इसमें ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, उसमें उसे विशेषज्ञता हासिल करनी है, दूसरे के काम में उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य की उत्पत्ति के दूसरे चरण में उस वर्ग का निर्माण करने की योजना प्रस्तुत की है जो राज्य के साहस या उसके उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का प्रमुख गुण साहस है। सैनिक वर्ग मानव आत्मा के साहस तत्व का प्रतीक है। अतएव सैनिक वर्ग के कार्यों, दायित्वों और गुणों का विश्लेषण कर प्लेटो ने यही दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आत्मा का साहस तत्व आदर्श राज्य के निर्माण एवं संरक्षण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदर्श राज्य के निर्माण का जो तीसरा तत्व है वो है, आदर्श राज्य के निर्माण का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जबकि
से ही प्लेटो राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। सैनिक वर्ग के लोगों में सामान्य तथा उत्साह तथा विवेक पाया जाता है, किंतु उनमें ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक या बुद्धि तत्व ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्तियों को प्लेटो ने राज्य के दार्शनिक शासक माना है। इस प्रकार 3 चरणों में राज्य का निर्माण उन 3 वर्गों के क्रमशः विकास के साथ संपन्न होता है। तो इस प्रकार से आदर्श राज्य के निर्माणक 3 वर्ग हो गए। एक तो उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दूसरा है दार्शनिक वर्ग। जो उत्पादक वर्ग है उत्पादन का कार्य करेगा, सैनिक वर्ग देश की रक्षा या राज्य की रक्षा का कार्य करेगा, जिसके के अंदर उस सैनिक वर्ग के अंदर उत्साह तत्व की अधिकता है। और जो तीसरा वर्ग है जिसे कि हम दार्शनिक वर्ग के नाम से जानते हैं, वो देश का शासन कार्य का संचालन करेगा। इसी प्रकार से आदर्श राज्य की जो आधारशिला है वो है न्याय। तो प्लेटो के अनुसार आदर्श न्याय, प्लेटो किसको मानता है? प्लेटो न्याय उसको मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो इच्छित है वो उसको मिले, उसको प्लेटो न्याय की संज्ञा देता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्राप्य होना चाहिए? तो हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। यही प्लेटो की न्याय का आधार है। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले, व्यक्ति अपना कार्य करे और वह दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, और व्यक्ति को केवल एक कार्य दिया जाए ताकि कार्य विशेषीकरण के आधार पर व्यक्ति अपने कार्य के अंदर एक्सपर्ट हो जाए। तो आदर्श राज्य की आधारशिला है न्याय, और न्याय का आधार है व्यक्ति को अपना कार्य करना, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना और दूसरे के कार्य के अंदर हस्तक्षेप न करना। इसी प्रकार से आदर्श राज्य के आधार स्तंभ है शिक्षा और साम्यवाद। वो कहता है कि आदर्श राज्य की जो स्थापना होगी वो शिक्षा और साम्यवाद के माध्यम से होगी। शिक्षा के द्वारा हमें समाज के या राज्य के इन 3 वर्गों का पता चलेगा, या इन तीन वर्गों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही ये जाना जाएगा कि किस व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता है और वो तीनों वर्गों में से किस कार्य के उपयुक्त है या कौन सा कार्य उसको करना चाहिए। तो शिक्षा के साम्यवाद द्वारा, और साम्यवाद का मतलब है कि साम्यवाद भी दिया है उसने, जिसमें उसने परिवार का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद दिया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं शिक्षा का। तो शिक्षा कहते हैं वो राज्य द्वारा दी जानी चाहिए शिक्षा, और अनिवार्य होनी चाहिए। सभी के लिए, स्त्री या पुरुष सभी के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य हो वो शरीर के विकास के साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास होना चाहिए। ऐसी शिक्षा राज्य द्वारा संचालित की जानी चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य है व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना। इसी प्रकार से शिक्षा द्वारा योग्य तथा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से आदर्श राज्य का जो आधार स्तंभ है वो शिक्षा है। इसी प्रकार से साम्यवाद जो है प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ है। यह शिक्षा द्वारा प्रजनित भावनाओं को दृढ़ करने एवं उन्हें क्रियाशील बनाने का कार्य करता है। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास कर लेने मात्र से ही आदर्श राज्य का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि अनेक बाहरी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका कि विपरीत प्रभाव मानव के मस्तिष्क पर पड़ सकता है। अतः साम्यवाद के द्वारा अपने आदर्श राज्य में वह उन बाहरी परिस्थितियों को जड़ से समाप्त करना चाहता था जो मानव समाज के नैतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध करने वाली दुर्गम चट्टानें सिद्ध हो सकती हैं। उसमें वो निजी संपत्ति तथा परिवार को प्लेटो ऐसी ही विशाल चट्टानें मानता है और इन पर प्रहार करने के लिए उसने आदर्श राज्य के प्रासाद के नींव सुदृढ़ करने का प्रयास किया है।
प्लेटो ने अपने साम्यवाद के लिए जो आदर्श राज्य के जो 2 वर्ग हैं, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, उन तक सीमित रखा है। और उसका साम्यवाद राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए था। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तथा पारिवारिक जीवन की आहुति राज्य के दार्शनिक शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को देनी ही थी, और उन्हें भी इसलिए देनी थी क्योंकि प्लेटो के आदर्श राज्य का सफल निर्माण उनकी कार्यकुशलता, क्षमता, स्वार्थहीनता तथा राज्य के प्रति उनकी आस्था पर ही आधारित था। तो इस प्रकार से प्लेटो ने जो साम्यवाद की घोषणा की है वो एक तो शिक्षा का साम्यवाद है और दूसरा है संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। जो संपत्ति और परिवार का साम्यवाद है वो केवल दार्शनिक वर्ग के लिए और सैनिक वर्ग के लिए ही है। अब देखते हैं आदर्श राज्य की बागडोर वो किसको देता है। तो आदर्श राज्य की बागडोर वो है दार्शनिक वर्ग को देता है, क्योंकि प्लेटो अपने आदर्श राज्य को दार्शनिक वर्ग को प्रदान करता है। दार्शनिक शासक जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित, सुसंस्कृत, साहसी, आत्मसंयमी, ज्ञानी और निर्लोभी होते हैं। प्लेटो की ये धारणा है कि आदर्श राज्य के शासन कार्य परम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहिए, जो कंचन और कामिनी से दूर रहते हुए शासन का संचालन करे। इस प्रकार के सर्वज्ञाता, सर्वद्रष्टा, विवेकशील तथा ममत्वशील दार्शनिक शासक को प्लेटो आदर्श राज्य की बागडोर निर्बाध रूप से सौंपना चाहता है। इस श्रेष्ठ मल्लाह के नेतृत्व में आदर्श राज्य को नौका, आंधी और तूफानों के झंझावातों से बचती हुई अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेगी। प्लेटो को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि इस दार्शनिक शासक के कार्यों में किंचित मात्र भी व्यवधान उपस्थित किया जाए। इसलिए इस महाशक्तिमान द्वारा शासित आदर्श राज्य में प्लेटो ने कानून को भी कोई स्थान नहीं दिया है। इस प्रकार से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना की है। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि आदर्श राज्य की आलोचनात्मक मूल्यांकन या आदर्श राज्य की आलोचना। धन्यवाद।